न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम अभी बिहार के गया जिले में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, वर्तमान सरकार चाहे राज्य की हो या देश की हो, हम समझते हैं 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव मेरा है, ये लोग हर दृष्टिकोण से ठीक काम कर रहे हैं और इस ठीक काम के चलते इनको बढ़त मिलेगी। और हम समझते हैं बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हैं खड़े, तो वैसी परिस्थिति में उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और नीतीश कुमार खुद बहुत अच्छा काम राज्य में कर रहे हैं, चाहे कृषक के लिए हो, अनएम्प्लॉयड के लिए हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क हो, बिजली हो, सब लिए। इसलिए यहाँ हम समझते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी अच्छा इनका होगा। और दूसरे तरफ जब हम देखते हैं कि इनका कोई विकल्प नहीं है, अगर विकल्प होता तो एक बात भी थी। अब तेजस्वी प्रसाद कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है नीतीश कुमार का, और वहाँ घर में अंदरूनी झगड़ा है, वहाँ पर 3 भाग में लोग बटे हुए हैं, तो ये भी कारण है। और तीसरी चीज़ ये है कि जनमानस में आज ये बातें हैं कि अगर काम कुछ कम भी हुआ हो या थोड़ी बहुत किसी को कोई गिला शिकवा भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप इनके मंत्रिमंडल में इनके लोगों पर नहीं लगा है, जबकि अगले लोग में भ्रष्टाचार के चलते ही आज जेल में भी हैं। और वर्तमान में भी जो लोग हैं, जुआ लोग, उन पर भी भ्रष्टाचार के अनेकों मामला हैं जो लंबित है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ की जनता निश्चित रूप में सोच रही है कि विकल्पहीनता है। वैसी परिस्थिति में कुछ गिला शिकवा करके, कुछ डांट फटकार करके अंततोगत्वा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी और अच्छा बहुमत से बनेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, आपने कहा कि विकल्प नहीं है, लेकिन आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले तक आप उसी विकल्प के साथ थे। आपने महागठबंधन क्यों छोड़ा, क्या वजह रही? हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति मेरा बहुत श्रद्धा है और अब चाहते हैं कि जनतांत्रिक मूल्य बनी रहे। और वहाँ रह कर के, महागठबंधन में रह कर के, जो थोड़े दिन का पहले तो हम एनडीए में थे ही, लेकिन हमें एक दिलासा दिलाई गई थी, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बर्निंग मुद्दे हैं वो सब पर अच्छा विचार करने के लिए। और दूसरी ओर कह सकते हैं कि एक आदमी होता है जो विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाता है, और हम सत्ता पक्ष से विपक्ष में आए थे, तो हमारे दिमाग में बात बनी थी कि जो हम सोचते हैं उस ओर ये हमको ज़रूर मदद करेंगे, हो या न हो, अलग हो, लेकिन कम से कम वैचारिक क्षमता रहेगी। और इसी कारण से हम वहाँ गए। तो पहला मांग हमने किया, इसलिए भी किया, हम पहले बोलते नहीं थे, लेकिन उस बात का खुलासा स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने किया कि वहाँ एक आदमी का चलता है, चाहे टिकट का मामला हो या राजनीतिक गतिविधियों का मामला हो। तो इस चीज़ को काट के लिए हमने कहा था कि भाई यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी कोऑर्डिनेटर थे, फिर बीच में शरद यादव भी कोऑर्डिनेटर थे, फिर स्टेट में नंद किशोर यादव भी कोऑर्डिनेटर थे। उसी प्रकार से जब महागठबंधन है तो महागठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और उसी के राय से सब काम होना चाहिए। लेकिन जब इस पर हमने समय दिया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना समय दिया, कांग्रेस वालों को भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि आप बहुत ठीक कर रहे हैं, यही होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को भी उन लोगों ने धता बता दिया, उनको भी बता दिया औकात कि आपका कोई औकात नहीं है और जो हम चाहते हैं वही होगा। और यहाँ तक कह दिया गया कि हम जो निर्णय लेते हैं, यानी राजद जो निर्णय लेता है वही होगा, जिसको मानना है माने, नहीं तो जाए। तो इसके बाद फिर वहाँ रहने का मेरा क्या उचित था। सर, आपकी पार्टी बने हुए 4-5 साल हो गए, आप कभी महागठबंधन के साथ होते हैं, कभी एनडीए में आ गए हैं, एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से एनडीए में आए। जनता कंफ्यूज नहीं होगी? जो आपके चाहने वाले हैं, आपके वोटर हैं, कंफ्यूज नहीं होगी? एक याद दिलाते हैं आपको हम स्वर्गीय महामाया बाबू की बात को। माया बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे और उन्होंने भी बहुत बार पल्ला बदला था। तो उन्होंने कहा था
कि जनहित में अगर सैकड़ों बार पल्ला बदलना पड़ेगा तो मैं बदलूँगा। हमारा कहना है कि जब हम तो उतने बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ आपको कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लिए होते तो शायद हम एनडीए में नहीं आते, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने नहीं बनाया और देखा कि जब हम गए जो हमको साथ नहीं दिए, वो भी आज उपेंद्र कुशवाहा जी का और सहनी जी का क्या हालत रहा। उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि क्यों छोड़ दिए। तो छोड़ने का पूरा औचित्य था। और रही बात कि छोड़ने के बाद कहाँ जाए आदमी, तो लेसर इविल समझ करके हम फिर नीतीश कुमार जी के साथ आ गए। चूँकि नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, चाहे जिस भी स्पीड से हो, और मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना हमने काम किया। हमको मौका मिला अच्छा काम करने का, जिसके लिए चर्चा होती है राज्य में भी और देश में भी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि आखिर किसी कारण से हमको उन्होंने तवज्जो दिया, हमको मुख्यमंत्री ऐसी कुर्सी सौंपी, तो फिर हमको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अब उन्हीं के साथ रहेंगे, इसीलिए हम उनके साथ आ गए हैं। सर एक चीज़ सवाल, आपने कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप लंबे समय से मंत्री विधायक हैं, आपको एनडीए में सिर्फ 7 सीटें दी गई। एक नई नवेली पार्टी जिसका कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, कोई राजनीतिक अभी उसकी ज़मीन नहीं है, वीआईपी, उसको मिले हैं 11 सीट। आपको लगता है कि एनडीए में आपको उतना स्पेस मिला जिसके आप हकदार हैं? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत को हम मानने वाले में से हैं, और सिद्धांत के चलते ही बड़े बड़े फैसला हमने लिया है। हम नौकरी में थे, जिस बच्चे को पढ़ाया है, बच्ची को पढ़ाया है, गजटेड अफसर IAS IPS हुए हैं, तो हम भी IAS IPS हो सकते थे या प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे, लेकिन सिद्धांत था कि हम राजनीति में जाएंगे, तो राजनीति में आए। तो यहाँ पर जब हम इधर से देखा कि महागठबंधन के लोग न मानने वाले हैं, कांग्रेस की भी बात नहीं चल रही है, तो नीतीश जी से हमारी बातें हुई और हम अनकंडीशनल उनके यहाँ हम कहा आपने हमको मौका दिया, आज हम एक्स CM के रूप में सारी सुविधाएं ले रहे हैं, इसलिए हम आपके मुरीद हैं, आपके साथ अब हम रहेंगे। रही बात हमारा कोई शर्त नहीं है, आप 1 सीट भी नहीं देंगे तो भी आपके साथ रहें, और ये तो थैंक यू देते हैं कि कम से कम 7 सीट उन्होंने दिया। इसलिए 7 सीट कोई मामूली सीट नहीं है। जिनको कह रहे हैं तो आप जानते होंगे कि वर्कर कौन है, नेता कौन है और सिंबल किसका है। तो इस तरह से अगर सोचा जाएगा तो वीआईपी पार्टी के सिंबल पर भले लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ के हैं ये आप लोग जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, 7 सीटें आपको मिले, 7 सीटें में 3 सीट पे आपके परिवार के सगे संबंधी लड़ रहे हैं। एक पे आप, एक पर आपकी समधन और एक पे आपके दामाद, आपके बेटा विधान परिषद है। क्या हम पार्टी को जीतनराम मांझी का मैं पार्टी कहना जायज़ नहीं होगा? देखिए, उंगलियां तो उठती है, जो कमज़ोर लोग होता है उस पर उंगलियां उठती है। आज जयप्रकाश नारायण राजद में उनकी बहन या बेटी भी लड़ रही है, भाई भी लड़ रहे हैं, अपने भी हैं, उनके बारे में कोई नहीं करते हैं। रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो गए, वो अपने परिवार से हट करके किसी को सीट नहीं उन्होंने दिया, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं कहा। हम अपने बारे में कर सकते हैं। ज्योति देवी जो हमारी समधिन है, वो मामूली कार्यकर्ता नहीं है। हमारा नहीं कहने के बाद भी नीतीश कुमार उनको टिकट दिया था, इसलिए कि वो श्री विधि के विशेषज्ञ हैं और 5 साल विधायक रह चुकी हैं और 12 से ही चुनाव लड़ी थी। तो उनको अगर 12 से हम फिर आजमाने की बात किया है तो ये समधिन के नाम पर हमने नहीं किया है, उनकी योग्यता के नाम पर किया है। हमारे बारे में तो जो आप लोग जानते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार के निर्देश पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, और ख़ास करके इमामगंज से। हम 75 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हो गया, हमारा सिद्धांत था कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हो जाए MLC है, राज्यसभा है, तो हम उस तरह से लड़ रहे हैं। जहाँ तक हमारा दामाद की बात, जो मखदुमपुर जहाँ से हम जीतते रहे हैं, वहाँ देने के बाद तो आप सोच सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट में कोई इंजीनियरिंग पास करके 10 बरस और 15 बरस सामाजिक सेवा किया हो, पापड़ बेला हो, अपने बाल बच्चा को चिंता नहीं किया कि क्या खाएगा क्या पिएगा, सामाजिक कार्य में रहा, उस आदमी को एक बार अगर मौका दिया गया तो इसलिए नहीं दिया कि हमारा दामाद है, इसलिए दिया कि वो योग्य है। अगर इंजीनियरिंग पास करके वो सुसाइड कर ले,
इंजीनियरिंग पास करके उसके बाल बच्चे अगर कोई गलत रास्ते पर चल जाए तो इस समाज की बदनामी होगी। इसलिए समाज को बदनामी से दूर हटने के लिए समाज के दृष्टिकोण से ही एक नेक काम किया है कि उसको मौका हमने दिया है। लेकिन आप पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए। हम नहीं समझते कि लगना चाहिए। परिवारवाद कब होता है? जैसे मेरा बेटा अभी है प्रवीण, हम उसको दे देते तो हम क्यों नहीं दिया? हमारा भतीजा है नवीन, उसको भी हम दे सकते थे। क्या ज़रूरत थी समधीन को देने का? क्या ज़रूरत थी दामाद को देने का? बेटा भतीजा से कोई नज़दीक होता है, लेकिन हमने नहीं दिया इन लोगों को। तो इसी से आप समझ सकते हैं हमारे नवीन भतीजा में वो डिग्री नहीं है और न हमारे छोटा बेटा में वो डिग्री है। इसलिए हमारी पत्नी के विरोध के बावजूद भी हम कहा कि नहीं, उस योग्य नहीं है। हाँ, 5 साल 10 साल समाज का काम करे, अगर हम बच जाएंगे तो देखेंगे, नहीं तो अपने आप सीट प्राप्त कर लेगा। इसलिए परिवारवाद का अगर कोई देखता देता है, चस्पा करता है यह, तो हम समझते हैं कि वो बेबुनियाद बात है। आप सर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आपको बुलाया, नीतीश कुमार के लिए आप अब हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। अभी बिहार में राजनीतिक स्थिति ये बनने जा रही है, हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि लोजपा अलग हो गई। और लोजपा ने जो पत्र लिखा चिराग पासवान ने, उसमें लिखा कि चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे या बीजेपी लोजपा के साथ चले जाएंगे? फिर मैं दोहराता हूँ आपको, हम पद के लिए और लाभ के लिए कभी काम नहीं किया है। हम सिद्धांत पर चलते हैं। और आपको मैंने बहुत भावुक बात बतलाया कि जिस नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, विश्वास किया, थोड़ी सी उनकी एक बात हो गई थी कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी सबसे भूल थी। ये जब उन्होंने कहा तब हम रिएक्शन में आए थे और हमने कहा था कि आप महाभूल किया है। आप यही समझते होंगे कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है जो कमज़ोर होता है, जो कहेंगे वो करेगा। जीतन मांझी वैसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब इस बात पर चर्चा हुई और उन्होंने अपनी भूल महसूस किया तो हमको लगा कि महान आदमी है। उन्होंने कहा जो पुरानी बात है भूल जाने दीजिए, नई बात स्टार्ट करें। इसलिए हम उनके साथ हैं और वो पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, नीतीश कुमार के साथ ही हमारी राजनीतिक लाइफ चलेगी और रहेगी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आगे स्थिति अगर ऐसी बनती है कि लोजपा बीजेपी सरकार बनाए तब भी आप नीतीश कुमार के साथ खड़े रहें? निश्चित होते हैं नीतीश कुमार। जी जी। आप सर महादलित कम्युनिटी से आते हैं, मतलब आप मुसहर समुदाय से, जो मेरी जानकारी है। आप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मैं कल आपके गांव गया था। आपके गांव से 2 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। वहां मुसहरों की स्थिति में बहुत खास परिवर्तन नहीं आया है। आप गया में ही देख लीजिए तो मुसहर कम्युनिटी के बच्चे बेचे जाते हैं, जयपुर में जाके चूड़ी का व्यापार काम करते हैं। सर, आपको लगता है कि बिहार में महादलितों की स्थिति बदल गई? देखिए, इस मायने में हम पहले भी कहा करते थे, आज भी कह रहे हैं। आप हमारा घोषणा पत्र में भी देखेंगे, उसमें हमने अम्बेडकर साहब की चर्चा किया है, लोहिया जी की चर्चा किया है। लोहिया जी का कहना था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। बाबा अम्बेडकर कहते थे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। बदकिस्मतीवश हिंदुस्तान में 74 वर्ष हो बीत गए, आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात नहीं आई है। और यही कारण है कि जो पैसे वाले हैं, चाहे जिस जात जिस कौम के हों, उनके बच्चे अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। थोड़ा दिन मुख्यमंत्री थे, हम रहने का काम किया था और हमारे नक्शे कदम पर केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किया है। वहाँ प्राइवेट विद्यालय छोड़ करके बच्चे सरकारी विद्यालय में आ रहे हैं। और जब तक विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं होगी, बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, तब तक चाहे तो अनजानवश या जैसे भी हो गरीबी में रहेंगे। हम अपना उदाहरण देते हैं, हमारे माता पिताजी 1 किलो मजदूरी पर काम किया करते थे। किसी कारण से हम पढ़ गए, पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई, हम पढ़ गए तो आज यहाँ तक चले आए। तो मेरा कहने का मतलब कि जब तक शिक्षा की व्यवस्था हम दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक ये आरक्षण का जो दंश है झेलते रहेंगे और जातिवाद का भी झेलते रहेंगे। और ये दोनों के चलते ही आज गरीबी रहेगी। हाँ, आपने कहा कि हमारे गांव गए, पर्वती नगर गए होंगे, तो आप देखे होंगे वही स्थिति नहीं है। इस विद्या में शिक्षा के अभाव में रहन सहन में थोड़ी गड़बड़ी है। नहीं तो वहाँ देखे होंगे कि साहब गलियाँ बनी हुई है, PCC रोड है, वहाँ देखे होंगे कि इंदिरा आवास बने हुए हैं। लेकिन एक मकान में आप अभी यहाँ पर हैं और इसी तरह के दूसरे लोग जाएंगे तो वही है, अनजान होते हैं,
पता नहीं होता है कि हमको कैसे ठीक से रहना है, इसके चलते उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खास करके इसी के चलते बहुत ज़्यादा गरीब हैं, सो नहीं, कहीं कहीं है उनके सामने लाचारी। आप देखे होंगे, आप तो ये नहीं देखे होंगे कि बगल में स्टेडियम बना दिया है, बगल में देखे होंगे कि 15-20 एकड़ ज़मीन है जिसमें कभी धान नहीं होता था, आज वहाँ पर कईयों को बोरिंग लगवा दिया है, वो धान उपजाते हैं लोग। वहाँ का शेड्यूल कास्ट पहले काम करने के लिए जाते थे और जैसे ही आश्विन कार्तिक महीना आता था, ड्योढ़िया धान चावल लेने के लिए हमारे गांव में लोग जाते थे भूमिहार के यहाँ। अब आज वो लोग इस समय भी 20 मन 25 मन चावल बेचते हैं। तो विकास कैसे नहीं हुआ? रही बात कि थोड़ा सा सामाजिक कारण है, थोड़ा सा नशाबंदी है, नहीं हुई है पूरा, लोग नशा में भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा का। अगर हमारे माता पिताजी शराब चुआते थे, बेचते थे, लेकिन जब हम पढ़ ली गए तो आज 76 वर्ष मेरा उम्र हो गया, अपने होठ पर शराब नहीं लाए हैं। तो ये पढ़ने लिखने का कारण है। अगर हम बढ़िया से पढ़ा लिखा देंगे तो निश्चित रूप में उनकी आर्थिक स्थिति अभी के संदर्भ में भी है वो ठीक हो जाएगी। चूँकि रहन सहन, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी पढ़े हैं कि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जा सकता है, ये तभी होगी जब शिक्षित होंगे तब। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उनकी स्थिति खराब होने का एक कारण नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, हम लोगों ने काम नहीं किया। हमको याद है बंगाल का लोग और बिहार का लोग, हम नौकरी करते थे, एक बंगाली अकाउंट्स अफसर थे, वो महीना में पैसा बचाते थे, और एक बिहारी अकाउंट्स अफसर थे, उनको वो कर्ज देते थे। तो रहन सहन का अपनी व्यवस्था थी। तो इसी तरह से शिक्षित हो जाने से हम समझते हैं कि सारी व्यवस्था होगी। और शिक्षित करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट आवे, हम बार बार कहते हैं, हम भी अपना घोषणा पत्र में जारी करते हैं कि हमको मौका मिलेगा तो, या सरकार में दबाव डाल करके कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हम जरूर करेंगे। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान करने की दिशा में हम आगे बढ़ें। सर, एक सवाल मेरा ये कि आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार हर 15 अगस्त 26 जनवरी को महादलित टोले में जाते हैं और वहाँ पे वो झंडा फहरवाते हैं किसी महादलित बुजुर्ग से। आपको लगता नहीं है कि एक सिंबल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि उस गांव में कोई खास बदलाव नहीं होता, और आप देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव महादलित या दलित कम्युनिटी में नहीं हुआ है। नौकरियां नहीं है। मैं आपके गांव गया हुआ था, आपके गांव के बाहर चौराहे, आपके घर के सामने जो खुला मैदान है, वहाँ कम से कम मुझे 50 लोग मिले जिसमें मैक्सिमम बेरोजगार थे। तो बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो मिले आपसे सब बेरोजगार नहीं हैं, सब काम करते हैं अपने खेती में, सब बेल ऑफ हैं। आप गांव में देखे होंगे एक मिट्टी का मकान नहीं देखे होंगे, सब ईंटा का और छत ढलैया है। अगर गरीबी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग हैं काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर समय पर खेती के समय में आ जाते हैं काम के लिए। तो और नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है, देखिए नीतीश कुमार की मंशा ये थी कि नक्सलाइट बेल्ट में या अन्य तरह के लोग बतलाते थे कि स्वतंत्रता कोई चीज़ नहीं है, राष्ट्रीय झंडा कुछ नहीं है। तो जब इस बात को अगर हम भूल जाएंगे कि स्वतंत्रता कोई चीज़ नहीं, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान नहीं, तब तो फिर देश गुलाम होते कोई नहीं रोक सकता है। तो इस दिशा में नीतीश कुमार जी ने एक पहल की कि शेड्यूल कास्ट टोला में झंडा फहरवाते हैं। वहाँ पर जो फहराने वाले बुजुर्ग होते हैं उनको हर तरह से समझाया जाता है, कहा जाता है गांव घर वालों को कि यही झंडा है, इसमें आज़ादी मिली है, भारतीय झंडा है और इसी के तहत सारे विकास का काम होता है। उस विकास के काम में आप भी शरीक होइए, एक मैसेज दिया जाता है। इसमें हरज की बात है। और एक कहना कि उसका कोई संवाद नहीं हुआ है, हम समझते हैं बेईमानी है। वो झंडा फहराने से लोगों में ये बात आई है कि हाँ, भारतीय तिरंगा झंडा हमारा झंडा है, शान का चीज़ है, इससे हमें आज़ादी मिली है, इससे हमारा देश चल रहा है। और जो काला झंडा फहराते हैं या झंडा का अपमान करते हैं वो समाज और देश के दुश्मन हैं। लॉकडाउन में बिहार में लाखों मजदूर आए, आप देखे होंगे, बुरी बदहाल स्थिति में लौट रहे थे और उनको नीतीश कुमार पहले बोले कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, लेकिन फिर भी वो पैदल चले आए। आपको लगता है कि लॉकडाउन के समय में बिहार सरकार सजग रही और अपने मजदूरों को लाने में वो बेहतर काम की है? देखिए,
नीतीश कुमार जी ने अगर पहले कहा कि जहां आप हैं वहां रहें तो कोई गलत तो नहीं कहा था। आज क्या हो रहा है, आए तो मरते धरते, आए अनेक तकलीफ सहते हुए, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं। तो फिर क्यों आए वो? अब वहाँ सरकार जिस तरह वहाँ पर थे, जिसमें काम कर रहे थे, उसमें बिहार सरकार ने बना दिया है। बिहार निवास में एक मंत्रालय है, एक संगठन है, वहाँ एक डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ये हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं सब जगह, कहाँ मेरा मजदूर काम कर रहा है, किस हालत में है। तो उसके बेल ऑफ के लिए सारा काम था। हज़ारों लोगों को हम अपने टेलीफोन से, एक हेल्पलाइन बना था, उससे उन लोगों को वहाँ सेवा करवाए, उनको खाना पीना खिलाया, ये सब किए। लाने में भी जो आना चाहते थे उनमें मदद किया। तो आ गए तो उनके लिए व्यवस्थाएं हुई यहाँ। मैं मानता हूँ कि उसमें कहीं कहीं कमजोरियाँ हुई हैं, कुछ करप्शन आ गए हैं, लेकिन सरकार ने तो हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया। और चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे आइसोलेशन सेंटर हो, सब में उसने काम किया। तो इस लाइन पर उन्होंने जो कहा था, हाँ ये बात ज़रूर है। आज जो इनका तो 15 साल का कार्यकाल रहा, इसके पहले जो 15 साल का कार्यकाल था, उस समय क्या किया गया था? उस समय न तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, न तो कोई इंडस्ट्रीज थे, और इंडस्ट्री था तो समझिए कि क्रिमिनल का इंडस्ट्री था, चलता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका दोष नीतीश कुमार के माथे पर ही नहीं डालना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, ये 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं। उसके पहले की सरकारों ने क्या किया है? अगर किए होते तो यहाँ बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, और बिहार में खास करके तो यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होते। लेकिन आज कहाँ है, चाहे जंगल आधारित उद्योग हो, चाहे खेती आधारित उद्योग हो, चाहे और सब जितने भी उद्योग हैं, कहाँ यहाँ पर लगाना तो चाहिए था उन लोगों को। लेकिन ये 15 साल में सारे चीज़ें सेटराइट कर देंगे, सो बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जितना पलायन पहले होता था उतना पलायन आज नहीं हो रहा है। आज खेती में या और छोटे छोटे कार्यक्रम में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके लिए चाहे भारत सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जो इसका लाभ ले रहा है, जिसको समझदारी है, वो बाहर न जा कर के अपने गांव में ही रह कर के अपना लाइवलीहुड वो दे रहा है, बल्कि कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। और हम यही सजेशन देंगे कि अभी जो हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, चाहे स्टार्टअप का मामला हो, चाहे और सब चीज़ का, यह लाभ लेकर के अपना बेरोजगारी को दूर करना। सर, आप भले ये कह रहे हो कि बिहार से माइग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप 30 लाख लोग वापस आए थे। हम कहाँ कह रहे हैं कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है, मेरा कहने का कम हो रहा है। और दूसरा है कि इन लोगों को यहाँ पर मिला, जैसे अभी देखा होगा आपने, हम पेपरों में देखते हैं, कहा भाई तो मछली उद्योग में कुछ लोग लग गया है, इंजीनियरिंग पास करके आया है, वेटनरी एजुकेशन कर रहा है, अपना दे रहा है। कोई देख रहा है कि फूल का बगीचा बना रहा है, काम कर रहा है, कोई बगीचा का काम कर रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। ये डेवलप्ड हुआ है, दिमाग में बात आई है। और इस ओर जब जा रहे हैं तो एक तो वायु प्रदूषण का जो झंझट है वो भी ख़त्म होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी। लेकिन इसमें समय लगेगा और उस ओर सरकार कृत संकल्प है। हम समझते हैं नई सरकार आवेगी तो इस ओर और ध्यान देगी, और हम लोग भी ध्यान दिलवाने का काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग यहीं अपना रोजगार खोज सकें। सर, 2 सवाल है आखिरी। क्या जीतन राम मांझी को दोबारा मन नहीं करता मुख्यमंत्री बनने का? देखिए, हम अपने औकात को समझते हैं, और जब हम मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी नहीं सोचते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2-3 महीना थोड़ा सा इधर उधर देखने का मौका मिला। हम कुछ नहीं कर पाए थे, पत्रकारों के माध्यम से हो रहा था कि रिमोट पर चलने वाले हैं, रबर स्टैंप हैं, तो हमारा स्वाभिमान जगा और हमने काम किया। आज भी मेरा काम चर्चित है। तो ये है। दूसरी चीज़, आज का डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो मेरे समझ से गरीबों के लिए अभी उतना माकूल नहीं है। इसलिए कि हमारा जो गरीब है
उसका वोटर लिस्ट में नाम भी पूरा नहीं होता है, और दूसरी ओर है कि वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए भी, और तीसरी बात है कि जब मतदान केंद्र बनते हैं तो बेईमानी होती है। बड़े लोग, ऊंचे लोग होते हैं, जहां इनका क्लस्टर है उसको काट देता है, और अंतिम बात ये होती है कि मतदान करने के लिए इन लोगों को रोका भी जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आप जोड़िए 50% या 60% मतदान होता है, 40% वोट न दे पाते हैं लोग। कौन नहीं दे पाते हैं? वही लोग हैं जो गरीब लोग नहीं दे पाते हैं। तो जिसके चलते मेरे समझ से आज यही कह सकते हैं, और वो है मनवादी प्रवृत्तियाँ जो आई है, कास्टिज्म जिसमें आ गया है। आज हम लोग सब एक माता पिता का औलाद है, मैं मानता हूँ, और यहाँ पर जात के नाम पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि जात के नाम पर विभेद होता है, और इसी के चलते हम समझते हैं कि शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, हमारे लोग शिक्षित नहीं हुए। हमारा समाज में है 5% 6% आबादी है। अगर जिस दिन हमारे लोग तैयार हो जाएंगे तो हम भी सोच सकते हैं कि कोई पद हम लोग ले सकते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, न हमें कभी इच्छा थी और न कभी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने का। और ये भी बात मैं कहता हूँ कि उस समय न चाहते भर में भी हमको मुख्यमंत्री बनने का काम किया। तो बहुत ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर भी कई एक बार बोल दिए हमसे कि मांझी जी, हम दर्जनों मुख्यमंत्री को देखा, लेकिन क्षणिक समय में जो आप काम किया कोई मुख्यमंत्री ने बोला। माननीय प्रधानमंत्री ने भी हमको कहा कि मांझी जी आपने सरकार चलाई, और सरकार चलाई क्या, उन्होंने बोला कि एक जगह का मुख्यमंत्री, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा एक मंत्री 4 महीना का था और जोहान्सबर्ग में सोना का खान खरीदा है वो। अच्छा। और आप 9 महीना रहे, आपकी फाइलें ढूंढी गई, कहीं कुछ नहीं पाया गया। तो कहने का मतलब इतने बड़ा टेस्टिमोनियल एक गरीब परिवार के लिए मिले, मेरे लिए बहुत अहम बात है। तो वैसी परिस्थिति में हमारी कोई इच्छा नहीं। हाँ, अगर कहीं ऐसा मौका मिल जाएगा तो हम बढ़िया चलाए हैं तो चला भी सकते हैं, लेकिन मेरी कोई वैसी इच्छा नहीं है। अब मैं कुछ नाम लूँगा और आप उस पर छोटा छोटा कमेंट कर दीजिएगा। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत कर्मयोगी हैं और निष्प्रिय होकर के राज्य की सेवा कर रहे हैं। उनके सामने बिहार की जनता की सेवा करने के सिवाय मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पारिवारिक उनका उलझन है या कोई अदरवाइज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वैसी परिस्थिति में आज बिहार में वैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चाहत है और रहना चाहिए। चिराग पासवान। चिराग पासवान राजनीति तो है नहीं। आपने कहा हमारे दामाद के बारे में, हमारी समधिन के बारे में, तो वैसे तो 10 साल पापड़ बेल करके चिराग साहब नहीं है, वो तो फिल्म स्टार में थे, फिल्म से आए, उनके पिताजी राजनीति में थे। तो वैसी परिस्थिति में उनको एक तरह से ये करके बनाया। आज मैं उनको एक सफल राजनीतिक नहीं मानता हूँ। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जहाँ तक हमें पता है, हमने देखा है, उनमें ऊर्जा है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती बस लालू प्रसाद जी ऐसे पिता उनको मिले कि जिनके कुकर्म से आज वो कुंठित हैं, आज उन पर उंगलियां उठती है। तो उनके चलते आज तेजस्वी भी कुंठित हो गए हैं, नहीं तो उनमें ऊर्जा है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का सवाल जहाँ तक है, मैं मानता हूँ कि अभी के संदर्भ में हिंदुस्तान का वो की आवश्यकता वो है, खास करके वैदेशिक नीति में, जहाँ चीन और पाकिस्तान एक तरफ है और दूसरे तरफ और तरह की बात बिहार हिंदुस्तान में हो रहे हैं, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मामला हो, चाहे स्टार्टअप का मामला हो, या फिर जनधन का मामला हो। ऐसे ऐसे स्कीम चला करके यहाँ का, कल ही नड्डा साहब बोल रहे थे, कई 1 करोड़ परिवार को उन्होंने लैंड का स्वामित्व देने की घोषणा उन्होंने की है। तो ये सारी बातें ऐसी है जिससे कि गरीबों को फ़ायदा हो सकता है। इस दृष्टिकोण से अभी हिंदुस्तान की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को विरासत में राजनीति मिली है और वो अच्छा नेक इंसान है। मैं समझता हूँ कि अगर मौका मिलेगा तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको।